नमस्कार छात्रों, आज हम विज्ञान कक्षा 10 चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक के प्रश्नोत्तरों पर ध्यान देंगे। चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। पृष्ठ संख्या 68 पे प्रथम प्रश्न है, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? पहले परमाणु संख्या देख लेते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर उसके बाद हम इसकी बिंदु संरचना के विषय में बताएंगे। तो C की परमाणु संख्या होगी 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4। O की परमाणु संख्या होती है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से होगी। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, बीच में कार्बन है। दोनों तरफ से ऑक्सीजन के परमाणु रहेंगे, बीच में कार्बन का परमाणु होता है। क्लियर है? अब प्रश्न दूसरे पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, सल्फर के 8 बिंदुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? और संकेत भी दे रखा है। ये संकेत है, सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो सल्फर की परमाणु संख्या द्वारा 16 होगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 2, 8 और 6। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 6। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इस प्रकार से इसका बनेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये क्राउन शेप में बनेगा, अंगूठी शेप में और क्राउन शेप में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, पृष्ठ संख्या आप आएंगे 76 पे। 76 पे इतने प्रश्न हैं। आपका पहला प्रश्न है, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं? पेंटेन का सूत्र होता है C5H12, यानी कार्बन के 5 और हाइड्रोजन के 12 अणु। तो इसमें 3 संरचना समावयवी संभव है। आइए देखते हैं कौन कौन सी है। चित्र लेके आए हैं आज, इससे बहुत सही रहता है आपको समझाना।
ये पहला बनेगा पेंटेन या एन पेंटेन, ये आपका पहला रहेगा पेंटेन या एन पेंटेन। दूसरा बनेगा आइसोपेंटेन या 2 मेथिल ब्यूटेन। इसमें 4 परमाणु कार्बन के बीच में होंगे, एक आपका ऊपर जाके 5 हाइड्रोजन से क्रिया करेगा और बाकी नीचे रहेंगे। तीसरा आपका बनेगा नियोपेंटेन या 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, ये बनेगा आपका तीसरा। इस प्रकार से तीनों बनेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसमें बताया है कि आइसोमेरिज्म यानी समयावता वह परिघटना जिसमें एक अणु सूत्र वाले एक से अधिक यौगिक पाए जाते हैं जिनके गुणधर्म समानतया भिन्न भिन्न होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों को विशाल संख्या दिखाई देती है। अब ये ऊपर पाठ में आपको मिलेगा। कार्बन एक विशाल संख्या में यौगिक बनाता है। इसके 2 मुख्य कारण निम्नवत हैं। पहला है श्रृंखलन और दूसरा है चतुर संयोजकता। तो श्रृंखलन में क्या होता है? कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। दूसरा चतुर संयोजकता में क्या होता है? चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध की क्षमता होती है। चलिए, प्रश्न तीसरा है साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। फिर वापस आते हैं वर्ड में। पेंटेन देखेंगे, इसको नीचे खिसका देते हैं, हल्का सा ऊपर, और ये हो गया साइक्लोपेंटेन का सूत्र। C5H10 है और इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नीचे दी गई है। तो आप देखेंगे ये 4 कार्बन गोले में है। बता दें आपको, ये है पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन। C5 हो गया और H10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी प्रकार की संरचना इस प्रकार बनती है और दोनों संरचनाएं मान्य हैं। अब प्रश्न आएंगे हम चौथे पे। निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। एथेनाइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनोन, हेक्सेनेल। ये भी चित्र में ही आपको समझाना पड़ेगा। आइए देखते हैं चित्र कहाँ है। एथेनाइक एथेनाइक अम्ल CH3COOH, ब्रोमोपेंटेन CH3CH2CH2CH2CH2Br, ब्यूटेनॉन CH3CH2CuCl2। फिर आएगा आपका हेक्सेनेल
CH3 CH2 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 CHO, ये लास्ट में जाएगा और ये पहले आएगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। फिर प्रश्न पूछ रहा है, क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समन्वय संभव है? ब्रोमोपेंटेन कहाँ पे था? ब्रोमोपेंटेन था आपका CH3 CH2 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 Br। हाँ, संभव है। अब उनके तीनों हम आपको संरचनात्मक समन्वय बताएंगे। वापस वर्ड में चलते हैं। ये आ गया आपका ब्रोमोपेंटेन। पहला बनेगा ब्रोमोपेंटेन, जो डायरेक्ट आपका इस प्रकार लिखा जाएगा CH3 CH2 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 Br। दूसरा में आपका ब्रोमाइड नीचे चला जाएगा और इस प्रकार बनेगा, और तीसरा भी इस प्रकार बनेगा। इसमें CH2 एक में हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? पहला पूछ रहा है इसमें CH3 CH2 Br, तो ये ऊपर आपने देखा ब्रोमोपेंटेन है। दूसरा पूछ रहा है HCHO, ये मेथेनल है। तीसरा आपका हेक्सेन है, अभी हमने ऊपर देखा आपने। तो पहला आएगा ब्रोमोपेंटेन, दूसरा आएगा मेथेनल और तीसरा आएगा हेक्सेन। अब प्रश्न संख्या 79। इथेनॉल से एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? CH3 CH2OH प्लस में क्षारीय आपका मिलाया जाता है KMnO4, ये जाके बनता है CH3COOH। चूंकि इस अभिक्रिया में एथेनॉल में एक ऑक्सीजन का संकलन होता है, इसलिए इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर ऑक्सीजन तथा एथेनाइट के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? अब इसका आप सूत्र देखेंगे तभी पता लग पाएगा। तो सूत्र होता है पांच अणु हो गए, फिर से लिख दे रहे हैं। FiO2, ये जब आप क्रिया करेगा और प्लस हीटिंग जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। जब एथाइन का दहन वायु की उपस्थिति में किया जाता है तो वह कज्जली ज्वाला काला काला धुआं फेंकती है, ज्वाला फेंकता है। ये वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने के कारण होते हैं। जबकि यदि एथेनाइन का दहन ऑक्सीजन में किया जाता है तो यह संपूर्ण दहन के कारण तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस के साथ एक स्वच्छ लौ देता है
बिल्डिंग के लिए आवश्यक उच्च ऊष्मा उत्पन्न करने के उद्देश्य से एथाइन का पूर्ण दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। नेक्स्ट पृष्ठ संख्या 82 प्रयोग के द्वारा आप एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर करेंगे। हम कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ उनकी अभिक्रिया के आधार पर अंतर कर सकते हैं। दोनों में अम्ल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट से CO2 गैस उत्सर्जित कराने के लिए अभिक्रिया कराई जाती है, जो चूने के पानी को दूधिया करता है। अब इसमें क्या होगा, ये इसका जो आप सूत्र लिखेंगे, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा, उसका जो अभिक्रिया होगा उसमें जो तत्व प्रदान होंगे, लवण प्रदान होगा, प्लस में आपका H2O प्रदान होगा, प्लस CO2 प्रदान होगा। वहीं दूसरी ओर एल्कोहल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई अपक्रिया ही नहीं होती है। दूसरा है प्रश्न आपका, ऑक्सीकारक क्या हैं। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है या हाइड्रोजन को अलग करने में सहायक होते हैं, वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। फिर आप आ जाइए, ये आपका पृष्ठ संख्या 82 हो गया। अब आगे पृष्ठ संख्या 85 पे। प्रथम प्रश्न आपका पूछ रहा है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं। बिल्कुल बताया जा सकता है। कठोर जल और मृदु जल दोनों के साथ झाग उत्पन्न करता है, जबकि साबुन जो होता है, डिटर्जेंट तो आपका दोनों के साथ झाग उत्पन्न कर देगा, परंतु साबुन जो है केवल जो मीठा जल होगा उसी के साथ झाग उत्पन्न करेगा। इसलिए डिटर्जेंट का उपयोग कर यह बता पाना मुश्किल है कि जल कठोर है अथवा असंभव है। साबुन के साथ आप बता सकते हैं। फिर आता है प्रश्न 2 है, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। समांतर साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सीधी सी बात है, एक साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं, जिसे जलरागी तथा जल विरागी कहते हैं। इसकी सहायता से तेलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिसेल विलयन को कोलाइड के रूप में बने रहते हैं। इस मिसेल को हटाने के लिए कपड़े को रगड़ना आवश्यक होता है। ये जो साबुन के अणु होते हैं ये 2 प्रकार से होते हैं। ये इस प्रकार होता है, और इसमें जो है ये आपके इस प्रकार से ये अणु होता है। इसमें ये जल रागी होता है, ये वाला जल रागी होता है और ये वाला जल विरागी होता है। इसी में आपका जो है मैल सारा इसी में आ जाता है। तो रगड़ने के बाद जब ये रगड़ा जाता है तो ये बाहर चला जाता है। आज के लिए इतना ही। कल हम अभ्यास ये कराएंगे पूरा, और पूरी चैप्टर को हम कल समाप्त कर देंगे। प्रश्न संख्या 86 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नमस्कार।